नमस्ते। मेरा नाम है एडवोकेट पीयू रत्नानी। चलिए, मैंने सोचा कि 2023 का एआईबी का एग्जाम तो आने वाला है, बस अक्टूबर, दिल्ली तो दूर नहीं। तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना हम लोग पेपर को सॉल्व करें और आप लोगों के जो भी डाउट्स है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लेकर क्लियर करें। चलिए, मैं आप लोगों के साथ में पेपर सॉल्व करती हूँ और इस पेपर की गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि ये पेपर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, आपके सामने है। मैं मेरा स्क्रीन आई गेस आप लोगों के साथ में शेयर तो बिल्कुल ही होता होगा। चलिए, राइट टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर है। तो इसे हम बिल्कुल बहुत मजे से सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे आप बताएं। ओके, चलिए, द पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू। राइट टू प्रैक्टिस एन एडवोकेट, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, हियर वी आर। द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड इन इंडिया डाउन। अब देखो, आर्टिकल 393 को लेकर ये जो क्वेश्चन आया गया है आपके सामने है। भारत संविधान के सार्वत्रिक डैश में दिया गया है, हमने ऑलरेडी देख लिया। प्रश्न भी आपके सामने है, उत्तर भी आपके सामने है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फंडामेंटल राइट आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पार्ट पार्ट नंबर 3। मौलिक अधिकार जो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, एफआर के सांविधिक प्रावधान भारत के संविधान में किस भाग के तहत दी गए हैं? तो भाग 3 आप ऑलरेडी देख चुके हो। By which of the following amendment of 1985 anti-defection law was added in the Constitution of India? 52nd Constitution Amendment की बात यहाँ पे की गई है। सेम प्रश्न आपके सामने है जो हिंदी में है। 1985 निम्नलिखित में से किन संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के दल बदल विरोधी कानून से जोड़ा गया है? हम ऑलरेडी बिल्कुल देख के आए। आप इनफैक्ट आप इसे आंसर करिए। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस the Supreme Court decided the constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13 का 2, therefore it violates any of the fundamental, it may be declared। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, उसमें डायरेक्टली ये बात कही गई थी। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम हिंदी वाले बच्चों के लिए भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि एक संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में एक कानून है और इसलिए यदि यह किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन करता है तो इसे शून्य घोषित किया जा सकता है। तो हमने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का केस तो ऑलरेडी देख लिया, तो डेफिनेटली द आंसर इज फ्रंट ऑफ यू, है ना। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप लोगों को तो पता है कि हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस चेंज होने के लिए उन्हें क्या बोला जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो देख लीजिए, भारत के समान नागरिक संहिता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत, सरकारी नीति, संवैधानिक अधिकार। अब आप इनमें से ऑलरेडी मैंने इस प्रश्न को तो सॉल्व कर दिया है। चलिए, एज पर आर्टिकल 16 ऑफ द सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ और एनी ऑफ देम बी ineligible for discriminated against in respect of an employment office under the state। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ दी, आपको पता है ना एंसीडेंट और डेसिडेंट क्या होते हैं। तो डेफिनेटली इसको आंसर करने के लिए आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं आएगी। अनुच्छेद 16 के अनुसार कोई भी नागरिक केवल या उनके किसी भी आधार पर राज्य के तहत किसी रोजगार के कार्यालय के लिए आयोग या उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमने धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास के बारे में ऑलरेडी देख लिया, तो आंसर आपके सामने था इससे पहले ही। The minimum number of judges who are set for the purpose of deciding any case involving the substantial question of law as to the interpretation of the constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be। अब 143 तो और किसको बोलते हैं ये तो आप भी जानते हैं। तो इट्स 5, कितने नंबर 5। ओके, चलिए, एक संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून में महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले में निर्णय करने के लिए अनुच्छेद 143 के 143 के तहत किसी भी संदर्भ के सुनवाई के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या, यानी हाउ मेनी जजेस, जो हमने देखा है, तो ऑफकोर्स 5 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300 ऑफ द Constitution, India shall not be deprived of the property save by authority। The person shall not be deprived of the property, dash shall not be deprived, or dash shall be deprived। तो person shall be deprived from same the authority of the law।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के अनुसार कानून के अधिकार के अलावा किसी भी डैश को उसकी संपत्ति के वंचित नहीं किया जाएगा। तो किसे नहीं किया जाएगा? व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। देखो इतना सिंपल प्रश्न और इतना सिंपल उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? रूल, बायलॉज, कस्टम और यूसेज। तो नन ऑफ दीज। ऑफ कोर्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कानून नहीं है? तो हमने ऑलरेडी देखा इनमें से कोई भी नहीं है। नियम, उपनियम, प्रथा या उपयोग से। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो शेड्यूल नंबर हमारा 7 जो है, चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और संविरता सूची के संबंध में है? तो हमने पढ़ लिया था कौन सी सूची थी ये, अनुसूची कौन सी थी? नंबर 7। ठीक है, 10, 11, 12 है, दैट इज एन ऑप्शन। यानी मेरे कहने का मतलब है वो तो ऑप्शन है। चलिए, अंडर सेक्शन 82, 83 ऑफ आईपीसी ऑफेंस इज पनिशेबल इज डन बाय अ 7 years of age, अगर बच्चा 7 साल से कम की उम्र का है, above 7 years of age but below 12 years of age attained sufficient maturity and understanding is the right answer. ओके, चलिए, भारतीय दंड संहिता के द्वारा 82 और 83 तहत कोई अपराध दंडनीय है यदि वह किसी बच्चे द्वारा किया गया हो। तो हमने देखा 7 वर्ष से अधिक आयु के, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के जिन्होंने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द 2 essential conditions of penal liability: guilty body, rightful act; guilty intent and wrongful motive; guilty mind and wrongful act; guilty motive and wrongful act। तो चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। दंड दायित्व के 2 आवश्यक शर्तों का नाम बताइए। तो हमने ऑलरेडी देख लिया है इसका आंसर। मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया था कि दोषी दिमाग और गलत कार्य। तो ये दोषी निकाय और सही अधिनियम, जिसको हम राइट एक्ट को कह रहे हैं, दोषी इरादा और गलत मकसद, दोषी दिमाग और गलत कार्य जो कि है दोषी उद्देश्य और गलत कार्य। वेरी सिंपल। चलिए, प्रोविजन ऑफ अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन डैश ऑफ आईपीसी। तो सेक्शन नंबर 96 से लेके 106 हम लोग डिफेंस पढ़ते ही हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा डेफिनेटली। निजी रक्षा के अधिकार का प्रावधान आईपीसी के डैश के बीच में दिया गया है। तो सेक्शन नंबर धारा 96 से लेके 106 की धारा बताई जा रही है यहाँ पर। द कंसेंट इज नॉट वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी। तो इसमें से अगर वो फियर, इंजुरी, मिसकंसेप्शन है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, या गिवन बिलो जो 12 साल के कम की एज है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आईपीसी की धारा 90 के तहत समझ वेद्य सहमति नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सभी नहीं है, ये सभी इज द राइट आंसर। Causing of the death of child in the mother's womb is not homicide as provided। तो यहाँ पर हम लोग ने अगर एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ऑफ सेक्शन 299 पढ़ा होगा तो डेफिनेटली पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। माँ के गर्भ में अगर बच्चे की मृत्यु के कारण हत्या नहीं है, जैसे कि नीचे दिया गया है, तो हमने पढ़ा स्पष्टीकरण नंबर 3 के धारा 299। अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ी है तो डेफिनेटली इस आंसर को एकदम नियमित रूप से करोगे। Punishment for defamation under IPC is a simple imprisonment for a term which may extend to dash or with fine or with both। तो 2 years। ओके, भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि के लिए सजा एक आवेदी के लिए साधारण कारावास है, जिसे डैश के तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना और दोनों के साथ। तो हमने ऑलरेडी इसको देखा है, मैंने तो आपको रिप्लाई कर दिया था। अब आप बताइए यहाँ। असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन with an intent to outrage, sorry the spelling is mistaken here, for modesty under IPC which kind of an offense। तो ऐसा कौन सा cognizable और non bailable? आईपीसी के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग डैश प्रकार से का अपराध है। तो हमने देख लिया सी, संज्ञेय और गैर जमानती, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, चलिए, मे बी मेरा थोड़ा लैंग्वेज यहाँ वहां होगा तो माफ कीजिएगा। A places a man for fireman. A places a man for firearms of the outlet of the building and tells Z that they'll fire dash Z if the Z attempts to leave the building. A is guilty of। तो wrongful confinement, अगर तुम उसको wrongful confine करोगे, और आप मुझे बताओगे कि wrongful confinement का सेक्शन आईपीसी में कहाँ पड़ा है। चलिए नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है। एक इमारत के आउटलेट पर
अग्नेयस्त्रों के साथ, यानी कि हमने जो देखा कि लोगों को रखता है, और जेड जो है, जेड से कहता है कि वे गोली चला देंगे। जेड अगर जेड की इमारत छोड़ने का प्रयास करता है तो ए दोषी है। तो हमने ऑलरेडी इस आंसर को देखा है। तो ए जो दोषी है वो गलत कारावास, गलत तरीके से रोका गया, गलत कारावास या गलत संयम, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या देखा? गलत कारावास। The provision of plea bargaining under section 21A of CRPC are not applicable if the offence is against a child below the age of। अगर नहीं देखा है तो सीआरपीसी के लेक्चर्स देख लीजिए। 14 इयर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीआरपीसी के अधिनियम 21A के तहत प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान यदि अपराध वर्ष से कम उम्र के बच्चे के विरुद्ध किया गया है तो ये लागू नहीं होता है। जब बच्चा कितने साल से कम? 14 वर्ष। चलिए, Section 125 CRPC secular is a character was observed in the following case। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू का केस कौन नहीं जानता? 125 की शुरुआत ही यहां से हुई है। ठीक है, हमारी संहिता के द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के धारा 125 का चरित्र धर्मनिरपेक्ष है। यह निम्नलिखित में किसी मामले में देखा गया था? तो हम लोग ने ऑलरेडी देखा, मोहम्मद खान वर्सेस शाहबानू का केस है। 125 की शुरुआत ही यहां से हुई है। चलिए, पावर ऑफ समरी ऑफ द, यहाँ पर हु हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल? किसके पास है? चीफ के पास है। मेट्रोपॉलिटन एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। नहीं पढ़ा है सीआरपीसी तो देख लीजिए। सो सिंपल एंड सो इजी। Which of the section deals with the compel appearance of the CRPC? तो सेक्शन 61 to 90 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के कौन सी धाराएं उपस्थित होने के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाओं को संबंधित है? तो धारा नंबर क्या है? 61 से लेके 90। एन ऑफेंस फॉर एन विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द वारंट हुज अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो बिना वारंट के भी पुलिस उठा के लेके जा सकती है ना। वह अपराध जिसके लिए कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा है। ओके, चलिए। In the summons trial case instituted on a complainant, on a complaint where the summons have been instituted on the accused for the non-appearance of the death of the complainant shall entitle, okay, यहाँ पर acquittal of the accused की बात कर रहा है। अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा है तो 100% ये बहुत इजी प्रश्न है। एक शिकायत पर शुरू किए गए सम्मन ट्रायल के मामले में जिसमें अभियुक्त को सम्मन जारी किया गया है और शिकायतकर्ता की मृत्यु का गैर उपस्थिति डैश होगी। तो बिल्कुल हमने प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी देख रखा है। सपोज द एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर, विच आर द ऑप्शंस ऑफ द कंप्लेनेंट? बोथ अप्रोच कर सकता है सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, अप्रोच मजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग अ प्राइवेट कंप्लेंट। आपको पता है ना 156(3) क्या होता है? 156(3). बस सिंपल। मान लीजिए कि एफआईआर थाने प्रभारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया है तो शिक्षाकर्ता के पास क्या विकल्प है? क्या है भाई? दोनों पुलिस अधिकारी, अधीक्षक और संपर्क कर सकता है। 156(3) में भी कंप्लेन कर सकता है। चलिए, any police officer making an investigation under 160 CRPC cannot require the attendance of a male of a place other than a place of his resident who is under the age of 15 years and above the age of 65 years। अगर आपको पता होगा छोटे बच्चे को लेकर, और जो फीमेल महिला भी होती है और जिसकी 65 एज की बात की गई है, अगर उनको नहीं बुलाया जा सकता। सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जांच करने वाले कोई भी पुलिस अधिकारी किसी ऐसे पुरुष को उसके निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित की आवश्यकता नहीं हो सकता है, जो हमने देख लिया। 15 वर्ष के कम आयु और 65 वर्ष से अधिक के आयु की बात की जा रही है। इफ समवन लाइज बिफोर द कोर्ट एंड एफिडेविट, हाउ इट कैन बी टैकल्ड बाय एडवोकेट्स? प्रिजरी सेक्शन कितना है? प्रिजरी 340 सीआरपीसी क्या बोलता है? प्रिजरी बात करता है। यदि कोई न्यायालय के समक्ष हलफनामा देता है तो अधिवक्ता उसके कैसे निपट सकते हैं? तो ऑब्वियसली 340 प्रिजरी। चलिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ अ पर्सन absconding shall be punished if follows। The court may also, if thinks fit, direct a copy of the proclamation to be punished in a daily newspaper circulating in the place in which such person ordinarily resides। यानी कि अगर ऐसा कुछ होता है
तो आपको पता होगा विजय माल्या का केस है कि बाहर से वो लोग ये करते हैं, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। तो कैसे? यदि न्यायालय ने उचित समझ के उद्घोषणा की कि एक प्रति प्रकाशित करने के निर्देश में भी दे जा सकते हैं। ओके, विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी डील्स विद टेम्पररी इंजंक्शन और इंट्रोडक्टरी इंजंक्शन? क्या टेम्पररी इंजंक्शन और इंट्रोडक्टरी ऑर्डर सेम होता है क्या? आइए सीपीसी के मेरी क्लास में मैं बताती हूँ ऑर्डर नंबर 39 होता क्या है। और नहीं तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से आदेश में और उत्वर्तिया निषेध से संबंधित है? ठीक है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि आदेश नंबर 39 की बात कर रहा है। A is a tradesman in Ahmedabad. B carries on business in Delhi. B, by his agent in the Ahmedabad, buys a good of A and requires A to deliver them to the Western Roadways Transport Company. A delivers the goods accordingly in Ahmedabad. A may sue B for the price of the goods. तो in either Ahmedabad भी कर सकता है या दिल्ली भी कर सकता है। अरे ये नहीं मालूम तो फिर फायदा ही क्या है। सेम A अहमदाबाद में एक व्यापारी है, B दिल्ली में व्यापारी करता है। बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के माध्यम से ए को सामान खरीदता है और ए से उन्हें पश्चिमी रोडवेज तक पहुंचाने का अनुरोध करता है। तो यहाँ पर क्या है कि ए जो है अहमदाबाद के तदनुसार मामले में विपरीत करता है। ए माल की कीमत के लिए बी पर मुकदमा कर सकता है। तो हमने देखा या तो अहमदाबाद में या तो दिल्ली में कर सकता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकेटा? ये तो कौन नहीं जाता है क्योंकि सेक्शन 11 नहीं पढ़ा तो सीपीसी तो हमने शुरू ही नहीं किया होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता व निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो रेस जुडिकेटा के अवधारण से संबंधित है? तो धारा नंबर 11, सेक्शन नंबर 11। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, Mr. Z are jointly and severally liable for rupees 10,000 under the decree obtained by Mr. A. Mr. Y obtained a decree of 10,000 against Mr. A. Signly and applies for execution to the court. In which of the joint decree is being executed? Which of the following option is correct for M and A? यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो ट्रीट किया जाता है जॉइंट डिक्री एज अ क्रॉस डिक्री अंडर ऑर्डर 21 रूल 18। मैंने ऑर्डर 21 के सारे रूल्स यूट्यूब पढ़ा रखे हैं। अगर ऑर्डर 21 सच्ची में पढ़ने का है और दिल से पढ़ने का है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड मिस्टर ए द्वारा प्राप्त डिक्री के तहत संयुक्त रूप से और अलग अलग 10,000 के लिए उत्तरदायी है। मिस्टर वाई ने अकेले ही मिस्टर ए के खिलाफ 10,000 की डिक्री प्राप्त की और अदालत में निष्पादन के लिए आवेदन किया जिसे संयुक्त आदेश निष्पादित किया जा रहा है। एम ए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो हमने देखा कि ऑर्डर नंबर 21 के रूल नंबर 18 में संयुक्त डिक्री के बारे में और क्रॉस डिक्री के बारे में बताया गया है। चलिए, ए बी सी या को पार्टनर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कर्ता के बारे में तो जानते ही होंगे ना। जॉइंटली एक्सिक्यूटेड अ मॉर्गेज इन फेवर ऑफ वाई, वाई फिल्स अ सूट, all of them summons is served to C but not to A and B. None of them appears and ex parte decrees pass against all. A and B applied a set aside ex parte decree. The decree will set aside again A, B and C. 100% right, क्योंकि ex parte decree जब होती है, जब भी कोई आता है तो उसके खिलाफ में जाके तो वो कर ही सकते हैं, डिक्री को सेटिसाइड किया जा सकता है। ऐसे तो छोड़िए डिक्री तो क्या, आप सूट होने दीजिए, कुछ भी जजमेंट होने दीजिए, जहां पर एक्सपार्टी होती है तो उससे सेटिसाइड आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन सीपीसी डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट? तो सेक्शन नंबर 26 सिविल प्रतिज्ञा संहिता 1908 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मुकदमों को संस्था के संबंधित है? तो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, डिफेंडेंट शैल विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन हिम प्रेजेंट इन रिटन स्टेटमेंट। हमने ऑर्डर नंबर 8 तो पढ़ रखा है, 30 डेज का मामला, यानी 30 डेज में आपको क्या करना होता है, डब्ल्यूएस को फाइल करना होता है। प्रतिवादी सम्मन तामिल होने की तिथि से डैश दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान प्रस्तुत करेगा। तो कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। ये आपको प्रावधान ऑर्डर नंबर 8 में दिया गया है। Which of the following statement is incorrect? First appeal can be question factor of law or both. Second appeal can be question on fact or law both. क्योंकि अपील जो होती है ना वो लॉ पॉइंट पे चलती है, तो ये तो बहुत ही आसान है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर दूसरी अपील तथा कानून या दोनों प्रश्न पर हो सकती है। एज पर ऑर्डर 6 प्लीडिंग शैल बी, प्लीडिंग क्या होगी? प्लेंट में भी होता है, रिटर्न स्टेटमेंट भी होता है। मेरा वीडियोस देखो तो ये प्रश्न के उत्तर आप ऐसे कैरम बोर्ड की गोटी के जैसे चलाओ। विच आदेश यानी ऑर्डर नंबर 6 के अनुसार हमने ये देखा, वाद, लिखित बयान, वाद और लिखित बयान दोनों इनमें से कोई नहीं। तो वाद और लिखित यानी कि वाद पत्र जो हम प्लेंट कहते हैं, लिखित बयान जो डिफेंडेंट देता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट के फॉर्म में। Which of the following order deals with death, marriage and insolvency of parties? अरे यार, ऑर्डर नंबर 22, अगर आप सिर्फ 125 जानते हो और आप डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन जानते हो और आप ये जानते हो कि भाई रेस्टिट्यूशन ही हमारे पास राइट्स है, तो सीपीसी के अंदर भी एक राइट है, वो भी भले देख लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली बोल रहा है डेथ ऑफ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसीज ऑफ पार्टीज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से आदेश मृत्यु, विवाह और पार्टियों को दिवालियापन के संबंधित है? ओके, दिवालियापन के संबंधित है, तो हमने ऑलरेडी देख लिया। चलिए फर्दर बढ़ते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे हैज बीन डिस्कस्ड इन विच ऑफ द सेक्शन? रेस गेस्टे के बारे में अगर एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 6 नहीं पढ़ा तो रेस गेस्टे के बारे में आपको पता ही नहीं होगा। रेस गेस्टे संबंधित चर्चा सक्ष अधिनियम किस धारा में हो गई है? तो सेक्शन नंबर आपने देख लिया है। चलिए, when the liability of person who's one of the parties of the suit depends upon the liability of a stranger to a suit, that the admission by the stranger in respect of his liability shall be an admission on the part of that person who is a party to the suit. It has been provided under which section of the Indian Evidence Act 1872? Section number 19। जब किसी व्यक्ति के दायित्व का मुकदमा के पक्षों में एक से एक में मुकदमा के लिए किसी भी अजनबी के दायित्व पर निर्भर करता है, या तो अजनबी द्वारा अपने दायित्व के संबंध में स्वीकृति का उस व्यक्ति की और स्वीकृति होगा जो मुकदमे में एक पक्ष है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस धारा के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है? तो धारा 19 हमने ऑलरेडी बताया आपको। जुडिशियल एविडेंस का मतलब होता है एविडेंस रिसीव बाय कोर्ट इन प्रूफ और डिसअप्रूव ऑफ फैक्ट्स। न्यायिक साक्ष्य में अर्थ है तथ्यों को प्रमाण या खंडन में न्यायालय द्वारा प्राप्त का साक्ष्य। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू 1872? तो ये तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, है ना। इंस्क्रिप्शन, मैप और प्लान और कैरिकेचर, ये तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है। ओके, प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ 113B जिसको दिया गया है। डाउरी डेथ के बारे में नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? मैंने ऑलरेडी बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस अंडर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? कॉपीज नॉट सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 63। भारतीय सक्षम अधिकार अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दायित्विक साक्ष्य नहीं है? तो जो सर्टिफाइड कॉपी प्रतियां द्वारा 63 के तहत प्रमाणित नहीं है, जो सर्टिफाइड नहीं है वो नहीं है। अ लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, एक प्रमुख प्रश्न पूछा जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसकी बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है कन्फेशन मींस आइदर टू द पुलिस पर्सन और अदर जजेस अदर देन जजेस और मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट। क्या सुकृति सॉरी संस्वीकृति क्या अर्थ है? इसमें हमने देखा कि न्यायाधीशों के मैजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति को समक्ष की गई स्वीकृता यानी टू एक्सेप्ट जो हम बोल रहे हैं, मैजिस्ट्रेट के समक्ष की गई या न्यायाधीशों के समक्ष की गई। तो मैंने ऑलरेडी या इनमें से कोई नहीं, तो ऑलरेडी हमने ये आंसर कर दिया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नॉट टू बी बाउंड बाय डैश ऑफ द डिटरमाइन ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर बोथ सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रक्रिया के नियमों का निर्धारण के मध्यस्थ में न्यायाधिकरण डैश के बाध्य नहीं होगा। हमने ऑलरेडी देख लिया कि दोनों सिविल संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? तो सेक्शन नंबर 7। निम्नलिखित कौन सी धारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के मध्यस्थता समझौते में संबंधित है? तो हमने ऑलरेडी देख लिया धारा नंबर 7
अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन बी टर्मिनेटेड? तो इसमें फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड, वेदर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इश्यूज, द आंसर इज ए एंड 3, सॉरी 1 एंड 3। किन परिस्थितियों में मध्यस्थता संपादित की जा सकती है? तो हमने देखा अंतिम पंचता पुरस्कार, जहां नेक्स्ट ऑप्शन है जहां मध्यस्थ न्यायाधीशकरण सम्मति और आदेश जारी करते हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 29 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिडरेशन 1996, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग मोर देन वन आर्बिट्रेटर, एनी डिसीजन shall be made by majority of the members। आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 को पढ़ो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने बनने वाले हैं। ठीक है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के तहत एक अधिनिक मध्यस्थों के साथ मध्यस्थता कार्रवाई मध्यस्थ न्यायाधीकरण का कोई भी निर्णय, हमने ऑलरेडी आपको यहां पर दिखा दिया कि शल भी, तो इसके सदस्य में बहुमत द्वारा, यानी कि बहुमत जो होती है ना, बहुमत द्वारा बनाया जाएगा। चलो देखिए, मैंने 50 प्रश्न जो है वो हिंदी में सॉल्व करने की पूरी ट्राई करी है। आप मुझे बताएं कि क्या आप हिंदी से संतुष्ट हैं? तो मैं अगला वीडियो आपके सामने हिंदी में एआईबी का लेके आऊंगी। अगर आपको नहीं लगता तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगी। चलिए 51 क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पेंडिलाइट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 24। अ मुस्लिम वाइफ में सू द डाइवोर्स अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट सेक्शन 2 of Hindu husband has been instant for the period of 2 years. Muslim woman has an option to be governed by the provision of section 125, 128 of CRPC, which is a section of Muslim of Protection of Rights on Divorce Act 1986 deal करता है section number 5. Which of the following is not a ground for void marriage under section 11 of Hindu Marriage Act, child marriage? सपिंदर रिलेशनशिप, ये देखो मैंने इसको रेड में क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सपिंदर रिलेशनशिप के बारे में जानते ही नहीं है। तो आप मुझसे पढ़िए, मैं आपको जनरेशन बताऊंगी। तो ये आंसर है थर्ड जनरेशन मदर एंड फिफ्थ जनरेशन फादर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट? तो लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 months, वहां पर सेपरेशन नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात हो सकती है कि अगर आप 3 महीने में आप लोगों का कुछ भी कोई इशू नहीं हुआ, यानी कि अगर आपके कोई शारीरिक संबंध नहीं बने हैं पत्नी के साथ में, तो आप मैरिज को डिसॉल्व कर लीजिए। वाओ, व्हाट अ गुड ऑप्शन। इंडियन क्रिश्चियंस कैन ऑब्टेन अ डाइवोर्स अंडर द फॉलोइंग एनैक्टमेंट। तो इंडियन डाइवोर्स एक्ट जो है, जो मुस्लिम को भी देती है, हिंदूज को भी देती है और क्रिश्चियंस को भी ओपन ये देती है, 1869। सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956, इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन, राइट्स ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स, ये बताया गया है प्रिजम्पशन के बारे में। Which of the following categories of cases will not be entered in public interest litigation? तो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट मैटर। Who is the father of public interest litigation? जस्टिस पी एन भगवती। अगर नहीं जानते हो तो पहले इनके बारे में पढ़िए। ओके, which of the following is not a real purpose for public interest litigation? Getting famous and making wealth. Wow. In the Hussein's Khatun, Husainara Khatun was a state of Bihar. Dash was emerged as a basic fundamental right to speedy justice. Which of the following writ can be issued against the अनसेपरेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस? यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो रिट ऑफ जो कोवारंट तो रिट लगेगी। रेज वर्सेस बेलविन केस वर्सेस डील्स विद नेचुरल जस्टिस। ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑडियो अल्टरम पैटर्न, अ पर्सन कैन नॉट बी कंडम विदाउट बीइंग हर्ड, यानी कि हर किसी को सुनने का मौका कोर्ट तो देती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जिस्टिंग रूल्स मेकिंग अ पावर अंडर डैश, एडवोकेट एक्ट 1961। ये नहीं पता तो पता ही नहीं होगा, फिर लॉयर क्या बनेंगे अपन, है ना। An advocate while practicing take up a teaching of law and education institution which is affiliated to a university so long as the hours during which he is engaged in the teaching of law do not exceed dash hours in a day। तो 3 साल 3 घंटे को लेकर हम लोग भी पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ओके, चलो। In which of the following landmark case advocate has been guilty of a professional misconduct has been forced to the court order? प्रताप नारायण वर्सेस YP रहेजा का केस था। If the advocate is agreed by an order of disciplinary committee of a state and a bar council may can section 35 of Advocate Act, and advocate general of the state may prefer an appeal to the Bar Council of India within the days of the date of communication is 60. ABC Private Limited Company choose to convert itself into a public company. It can do so by altering a memorandum of association and bypassing a special resolution. Doctrine of lifting of pyrosin, the corporeal wheel is associated with company law। यार ये तो बहुत ही सिंपल है, हम तो जब भी 12th में पढ़ते थे तभी ये क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जानते थे। अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एन अपील ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT lies in section number 5A। वेरी वेरी ब्यूटिफुल
Which of the following fundamental duties of environmental protection, Article 51A? Mr. A, who was aggrieved by an order made by the controller adjudicating officer, made an appeal to a cyber appellate tribunal. साइबर को लेकर भी क्वेश्चंस आते थे, देख लीजिए. लेटर मिस्टर ए अग्री बाय एन ऑर्डर ऑफ साइबर appellate tribunal में prefer an appeal only to the High Court. Mr. X, a person who's intended by Mr. Y, an originator to receive an electronic record, is under IT Act is known as addressee. Common question, yaar. The minimum number of members required for the registration of trade union is 7. 7 हम 7 है. The text certified standing orders shall be prominently posted by the employer in dash and in the language to understand by a majority of workmen. देखो हिंदी है, इंग्लिश है, देवनागरी है. 8th शेड्यूल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारी इंग्लिश जो है वो तो हाईकोर्ट तो पता ही है आपको. A person who's an ultimate control over the affairs of the Factories Act 1948 is a called as occupier. A factory employs more than 1,000 workers. They should be appointed qualified dash to carry out the prescribed duties. So safety officer. Suppose road accident occurs, then being a advocate. What is the correct way of approaching a situation? FIR, petition, summons to insurance company. Of course, देखिए आपके सामने है petition, FIR, summons to insurance company. Summons to insurance company या petition FIR या FIR to summons to insurance petition. तो FIR, petition, summons to insurance company. आइए उबिजस इबी एबिडियम रेबिडियम, ये तो ना जो मैक्सिम है, ये कहाँ पढ़ी है मुझे भी बताइएगा आपने. चलिए, क्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस इज अ लैंडमार्क जजमेंट. इसको जो केस से रिलेटेड और यहाँ पर मैक्सिम जो पूछा गया है डेनिम्स इन इंजूरिया. ओके. The National Consumer Dispute Redressal Commission under the Protection Act 2019 shall have the jurisdiction of complaint where the value of goods or services paid is a consideration exceed 10 crore रुपया. वाओ, कितना तरक्की हो रहा है. Under 41 of Consumer Protection Act 2019, an appeal from the order of District Commission lies to the State Commission. आपको district की तो state में ही आएगी ना. Common sense. For an individual to be deemed to a resident of India in any previous year of the condition is if he is in India for the period of 182 days or more than during the previous year. Okay, Mr. Kapoor purchased a residential house in January 2021 for rupees 80 lakh. He sold the house in April 2022 for rupees 94 lakh. In this case, the gain of 14 lakh arising of the account of sale of residential house will be charged to the tax under which the following head, income and capital gains. Otherwise, बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ा है तो मुझसे जरूर पढ़ लीजिएगा. चलिए, Mr. Manjot is a trader supplying a goods to Messrs. Singh Traders. The office of the firm is located in Delhi, whereas the godowns are located in the state of Uttar Pradesh, Punjab, and Jammu Kashmir, respectively. Mr. Singh Traders में Messrs. Singh Traders is not Messrs. है, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है तो उसे Messrs. के इससे प्रोनाउंस किया जाता है. Made following the interstate supplies from the different state during the current financial year. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 दिया गया है और 4 उसके अकॉर्डिंग द आंसर इज दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर. ओके. चलिए, द प्राइमरी जीएसटी स्लैब. अगर जीएसटी के बारे में नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ के जाना, 100% क्वेश्चन आने वाला है. तो 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. बी इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ न्यूज़पेपर पब्लिशर्स ए's request are liable on C. If the paper A agrees to indemnify B against the consequences of the publication and all cost and damages of any action in respect thereof, B is sued by C and has to pay the damages and also incurs the expenses. Decide in which light of section 224 of Contract Act 18 suit. So A is not liable for B to indemnify. Okay. A person whom agent names of the act the principal in the business of agency under the express or implied authority, the name is called substituted agent. ये तो मतलब है ना, मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत. A perpetual injunction can also be granted. Oh sorry, मैं आंसर ही बता रही हूँ क्या. Made in the hearing upon the merits of the suit. अगर आपको परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में नहीं पता है, जो कि परमानेंट इंजंक्शन अगर हम कोर्ट से लेते हैं तो thereby form a commission of an act which could be contrary to the rights of the plaintiff. According to section 5 SRA 1963, a person entitled to the possession of specific immovable property may recur it in the manner provided in the code of CPC. क्योंकि आप कौन सा भी ये पढ़ लो, आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ो, एसआरए पढ़ो, फॉलो तो वही होता है ना. रेवेन्यू में प्रैक्टिस करो या सिविल में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो अंडर सीपीसी क्या है, वो प्रोसीजर लॉ है, इसीलिए तो हम उसको फॉलो करते हैं. चलिए, where the mortgager delivers a possession of the mortgage property, the mortgagee and authority seem to retain such possession until the payment of the mortgage money and to receive the rents and profits accruing from the property in lieu of interest or in the payment of mortgage money. The transaction is called as dash transaction
दैट्स अ मॉर्गेज। तो इंस्ट्रक्टरी मॉर्गेज के बारे में यहाँ पे बोला गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वुड बी डिसाइडेड टू कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड। मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास कोश, ये तो हमने स्टार्ट ही जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसी से तो हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिस्पेक्ट टू द डिक्लेरेटरी डिक्रीज अंडर एसआरए। अगर सेक्शन नंबर 34 नहीं पता है ना तो कोई भी केस आप एसआरए को लेकर कभी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसाइड अंडर, तो बिलिंग रिसिप्ट को लेकर नहीं पता गया है। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन एक्वायर द लैंड ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। अब यहाँ पर फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस रिलेटिंग टू नेवल मिलिट्री एयरफोर्स एंड आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, प्रोजेक्ट ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन, स्ट्रक्चर्स एंड सैनिटेशन, प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है प्रोजेक्ट फॉर द स्पोर्ट्स हेल्थ केयर टूरिज्म, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस। तो 1 2 3 एंड 4 ऑल जो है वो आते हैं इसमें। स्पेसिफाइड पर्सन अंडर राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 means any person other than appropriate government company, association of person or trust or society wholly or partially aided by the appropriate government or controlled by the appropriate government, all of these 100% right। चलिए, वो रजिस्टर और द ट्रेडमार्क्स और द पर्पस ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट, कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट्स। अभी आपको ना कॉपीराइट और पेटेंट्स एक्ट को लेकर भी पढ़ के जाना क्यों, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस अब भी बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप्स ऑफ आईपीआर, हिस्टोरिकल इंडिकेशंस। चलिए, मैंने 100 क्वेश्चंस हिंदी प्लस इंग्लिश में सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको मेरी तरफ से और भी कोई हेल्प लगेगा तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं चाहती हूँ कि एवरी स्टूडेंट हैज टू क्लियर एआईबी। अगर आपने एआईबी क्लियर नहीं किया तो इतने सालों की पढ़ाई तो वैसे ही चली जाएगी। क्या आपको एलएलएम नहीं करना, क्या आपको पीएचडी नहीं करनी, क्या आपको आगे नहीं बढ़ना? बिल्कुल बढ़ना है। तो चलिए, नमस्ते, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एआईबी के वीडियोस में लेके आऊं तो प्लीज मुझे हिंदी के लिए भी और बताइएगा। चलिए, नमस्ते।